सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो जल्दी से जुड़ जाइए और देखिए आज की क्लास का सॉल्यूशन मॉक टेस्ट नंबर 12 जो पटवार का कंप्लीट हुआ है। इससे पहले हम 12 मॉक टेस्ट ले चुके हैं और सबका इफेक्टिव सॉल्यूशन हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो अगर नहीं देखा है तो उनको भी देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले सवाल पे बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का बच्चे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ये है 5√6 माइनस में। एक बात बताओ, 4 में से दो बचेगा, 3 दूनी 6, तो ये रूट में 6 ही आएगा ना। केवल बेवकूफ बनाने के लिए इतना बड़ा नंबर दे रखा है। प्लस में ये 12 हो गया और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? √6। ठीक है भाई। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं बेटा तो ये 4√6 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा 2/√6। अगर इन दोनों से मैं √6 एलसीएम ले लूं, √6 और √6 6 हो जाएगा। 6 इंटू 4 24 प्लस 2। तो सर आप कह सकते हैं यहां से 24 प्लस 2 ये हो गया 26 डिवाइडेड बाय, यही होगा ना 24। अरे 12 यहां पे 12 होगा। 12 होगा तो ऊपर बेटा कितना आएगा? 36 और 36 बटे में √6। अब क्या होता है कि रूट को कभी भी हर में नहीं छोड़ा जाता, तो अपन क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय √6। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा √6 बार तो मेरा आंसर आ जाएगा 6√6। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बच्चे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दूसरे सवाल पे। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। वो कह रहा है 39 डिवाइड में, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखो ब्रैकेट में ये 6 तो अलग है, तो इसको तो बाद में सॉल्व होगा क्योंकि इसके अंदर भी ब्रैकेट दे रखा है। ऑफ का मतलब होता है गुणा, यही होता है ना। तो मैंने 7 से 7 काट दिया, कट गया ना भाई 7 से 7। 2 से काट दिया 3 बार और 2 से काट दिया 4 बार, ये हो जाएगा 6 तिया 18। पूरा लिख लूं, 6 तिया 18 और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलो भाई, अगर मैं मल्टीप्लाई में बदल दूं इसको तो ये जो नंबर है ये आपस में उल्टे हो जाएंगे। मैंने आपस में उल्टे कर दिए। चलो 2 से कटा 9 बार, 2 से कटा 2 बार, ये 3 से 3 बार कट गया, 3 से 13 बार कट गया, तो आंसर आ गया 13 दूनी 26 बटे 3। दे रखा है क्या ऑप्शन? क्यों नहीं दे रखा होगा? सी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। करिए जल्दी जल्दी स्पीड में जैसे आप मॉक में करके आते। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 है, इसका आधार संगत ऊंचाई का 2 गुना है। देखिए सर, ये अगर त्रिभुज है तो वो कह रहा है आधार जो होगा वो ऊंचाई का 2 गुना होगा। अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल 81 दे रखा था। 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 आ गई तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो आपकी ऊंचाई 9 होगी और आपका आधार 18 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? ऊंचाई बताइए। 9 बता के आते, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता। हो गया सवाल खत्म। चुटकियों के क्वेश्चन है, आगे आओ। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, मतलब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो आता है आपका 80। कर्ण की लंबाई 34 है, कर्ण कितना है आपका? 34 है। तो इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस बौद्धायन सूत्र लगता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर समकोण त्रिभुज की इनमें से कोई 3 भुजाएं सेट होंगी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रही होगी। आप छोटा कर लीजिए, 18 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, ये मैंने मान लिया दो भुजाएं 18 और 28 है, तो तीसरी भुजा कितनी होनी चाहिए? 34। तो देखो क्या किया, 18 28 34 मान लिया। अब भाई मुझे तो इनके रूट याद नहीं है, तो 2 से 18 बार, 2 से 14 बार और 2 से 17 बार काट दिया। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, इन दोनों का जोड़ 17 का स्क्वायर 289 के बराबर होना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं। 16 30 और 34, एक भुजा 16
एक 30 आ गई, एक 34 आ गई, तो मैंने कहा 2 से 8 बार काट लो, 2 से 15 बार काट लो, 2 से 17 बार काट लो। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। क्या इन दोनों को जोड़ के बराबर आ जाता है क्या? 5 और 4 9, 4 और 2 6, सॉरी 4 64 हो गया, ये 225 हुआ, 4 और 2 6, आपका 289, यही होगा ना? दोबारा एक बार देख लेते, 15 का 225 हो गया, 8 का 64 हो गया, तो 4 और 5 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। अरे बिल्कुल यही सेट हो गया। अगर एक भुजा 8 होती, 15 होती, 34 होती, 16 30 34, तो सेट कर रहा है बी ऑप्शन करेक्ट। आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जब पता है कि पाइथागोरस थ्योरम भी कोई चीज होती है तो हम क्यों करके आएंगे भाई? देखो अपन तो बेसिक में पढ़ा देते हैं इन सब चीजों को, बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 12 और 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एस निकालो। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 14 26 36 बटे 2, तो आपका सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 18 निकल गया। अब भैया क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर एस एस माइनस है 18, सुनना 18 में से 10 माइनस करोगे 8, 18 में से 12 माइनस करोगे 6, 18 में से 14 माइनस कर दोगे 4 बच जाएगा। भैया ये हो गया मेरा 2 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4। मैंने इनको तोड़ लिया। कैसे तोड़ा? कि इन दोनों 2 से 2 बाहर आ गया ना। ये जो 9 है इससे मेरा 3 बाहर आ जाएगा, आएगा? अरे यहां 8 कैसे आ गया? 2 गुणा 9 18, और ये अच्छा 8 बच गया था। 8 से एक 4 बाहर आ जाएगा, अंदर अभी भी 2 बच रहा होगा, ठीक है ना भाई? 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा मेरे पास 3 दूनी 6। तो ये हो गया 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। सही किया है क्या? 4 तिया 12, 12 दूनी 24 दूनी 48। रुको यार, टुकड़े गलत करवा दिए, रूट दोबारा करते हैं। ये हो गया 2 गुणा में 9, 8 को लिख दिया 2 गुणा में 4, 6 को लिख दिया 2 गुणा में 3, और यहां मैंने 4 लिख दिया, ठीक है? इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आ गया, 9 से 3 बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आ गया, और यहां पे आप कहेंगे 4 से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 6। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 रूट 6। हमने एक 2 ज्यादा बाहर निकाल लिया था पहले। 24 रूट 6, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब आधा गोला, आयतन आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणा में पाई आर बराबर 3 का क्यूब हो गया। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में पाई गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3, और बटे में 3 दे रखा है, 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9 दूनी 18 पाई मेरे सवाल का क्या होगा? जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इतनी ही स्पीड आपको दिखानी होगी बेटा पेपर में। क्या कह रहा है? इनमें से संख्याओं का कौन सा समूह निरंतर अनुपात में है? निरंतर अनुपात में क्या होता है, पहले मैं आपको वो कंडीशन बता देता हूं। दूसरी वाली कंडीशन आसान है, 7 21 और 63। अगर ये तीनों संख्या निरंतर अनुपात में है तो 7 और 21 का जो अनुपात होगा वो 21 और 63 के अनुपात के बराबर होगा। दूसरी संख्या को 2 बार लिखा जाता है। आपने कहा इन दोनों का अनुपात 1:3 है, इन दोनों का अनुपात 1 और कितना है? 3 है। जी हां, ये निरंतर अनुपात में है। अब आपको चेक नहीं करना, आप ये देखिए 7 तिया 21, अगर ये 3 गुना है तो क्या ये इसका 3 गुना है क्या? 21 तिया 63, बिल्कुल भैया 3 गुना है, होगा। जब मैं चेक करूंगा 4 को 9 से गुणा करके 36 आया, तो क्या 36 को 9 से गुणा करने पर 3.24 आ जाएगा क्या? 36 को 9 से गुणा अगर कर दिया जाए 3.6 को, तो भैया 3.24 आता है क्या? 9 6 54 का 4, 5 बच गया, 9 तिया 27 और 5 32, तो 32.4 आता है। नहीं सर, ये हमारा नहीं होगा।
24 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लू, 24 चौक 96। अब 96 का जो 4 गुना है वो 38.4 होना चाहिए। क्या 96 का 9.6 का 4 गुना जब मैं कर दूंगा, 6 चौक 24 का 4, 2 बच गया बेटा, 9 9 दूनी सॉरी 9 6 9 चौक 36 37 38 हो गया, 38.4 आ रहा है। जी हाँ, ये भी सही है। इसका मतलब दूसरा और तीसरा सी ऑप्शन करेक्ट होंगे। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। ए का और बी की सैलरी की बात अगर की जाए तो 4 और 5 होगी। बी और सी के वेतन का जो अनुपात है वो 3 और कितना है, 4 दे रखा है। 4 5 3 4। चलो भैया, यहां 5 लग दिया पड़ोसी, यहां 3 लिख दिया, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20। क्या पूछ रहा था, ए और सी का अनुपात कितना होगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो अनुपात हो जाएगा 3:5। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। चलो चलो जल्दी बढ़ो। एक्स और वाई इस प्रकार है, एक्स और वाई इस प्रकार है कि इन दोनों का अनुपात 4:5 है। ये 4 है तो ये 5 है। क्या पूछ रहा है, एक्स जेड से 20% ज्यादा है। एक्स जो है वो जेड से ज्यादा है, वो भी 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5 ज्यादा होना। मतलब अगर आपका 1/5 ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, अगर आपका जेड 5 अनुपात में है, अगर आपका जेड 5 अनुपात में है, तो आपका जो एक्स होगा वो कितने अनुपात में होगा, 6 अनुपात में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अरे सर इनको सेट कर लीजिए ना। सेट कैसे करेंगे, 6 बगल में भर दिया, 4 बगल में भर दिया, 4 पंजे 20, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 आ गया। क्या पूछ रहा है, वाई जेड से कितना ज्यादा है, वाई जेड से 10 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 10, यहां लिख देता हूं, 10 ज्यादा है 20 से, गुणा में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 50%। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो 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 बढ़ो आगे जल्दी। 7.98 को क्या बोल रहा है, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में लिखिए कितना होगा। 1.9 के प्रतिशत के रूप में लिखिए कितना होगा। तो भैया इसकी तो 2 जीरो आ गई और इसकी 1 जीरो चली गई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 19 से काटते, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, तो ये हो गया मेरे पास 420%। अरे ये तो बड़ा आसान था, मैं इसे फोकट में कठिन समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये तो बड़ा आसान सवाल था, सीधा सीधा हमारा हो गया। चलो आगे के सवाल पे बढ़ते हैं। चावल की एक निश्चित किस्म दर 20% की दर से बढ़ी। मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले 5 रुपए का चावल आता था, तो अब 6 रुपए का चावल आएगा। कीमत और खपत उल्टे होते हैं, तो अगर पहले 6 किलो चावल खाते थे तो अब 5 किलो चावल खाएंगे। तो कितने किलो चावल कम खा रहे हैं, 1 किलो चावल कम खा रहे हैं, ये निकला। लेकिन जब वो कह रहा है 630 रुपए खर्च करते हो, तो पुरानी कीमत की मात्रा में 3 किलो की कमी हो जाती है। यहां 1 किलो की कमी हो रही है, जो 3 के बराबर है, 3 गुना। बेसिक जानते हो ना, तो भैया ये भी आपका 3 गुना हो जाएगा। पहले आप 18 किलो चावल खाते होगे, कितने रुपए में, 630 में। अगर 630 रुपए में 18 किलो चावल आता है, तो बताइए चावल की कीमत कितनी होगी, 18। 18 से काटेंगे, 18 तिया 54, बच गया 9, 18 पंजे 90, तो 35 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1820 रुपए में बेचता है, तो 9% की हानि उठाता है। मान लो कोई सामान 100 रुपए का है, 9% की हानि हो गई, इसका मतलब उसने सामान को 91% में बेच दिया होगा, और 91% में जो बेचा वो 1820 के बराबर था। कितने गुना ज्यादा है, पूरा पूरा 20 गुना ज्यादा है। क्या पूछ रहा है, 9% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अगर 9% लाभ कमाना है तो 109% में बेचना होगा, और यह भी आपका 20 गुना हो जाएगा पूरा पूरा। 9 जीरो, 9 दूनी 18,
2 एकम 2, तो 2180 रुपए में आपको सामान क्या करना होगा, बेचना होगा। चलिए, एक दुकानदार ने 560 रुपए में 70 किलो प्याज खरीदी और पूरे लॉट को 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। आपने पूरा की पूरा सामान 560 रुपए का खरीदा और 1 किलो 10 रुपए का बेच रहे हो, तो 70 किलो कितने का बेच दिया होगा, 700 का। तो लाभ बताइए, 140 रुपए का लाभ हो गया 560 रुपए के सामान पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 14 चौक 56, 4 से कट गया 25 बार, आंसर कितना आ गया बेटा आपका 25%। एक बार ढंग से देख लेना इसको, ठीक है। एक धनराशि 12 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है। आपने किसी को 1 रुपया दिया तो ये तो 2 रुपए हो गया, वो भी कितने साल में, 12 साल में। और अगर मैं ये 2 रुपए किसी को और दे दूं 12 साल के लिए, तो 12 साल में तो फिर से पैसा 2 गुना हो जाएगा। 1 रुपए से 2 रुपए हुआ था, तो 2 रुपए से कितना हो जाएगा, 4 रुपए। क्या पूछ रहा है, 4 गुना होने में कितना समय लेगा। अरे भैया 12 और 12 24 साल का समय लेगा, इसमें क्या बात है। आगे चलते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 12 है। क्रमागत संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता कि 6 संख्याएं जोड़ दी जाएं तो औसत 12 से 3 बढ़ जाता। अगर वो बोलता 8 संख्याएं जोड़ दी जाएं तो औसत 4 बढ़ जाता। अगर वो बोलता 10 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो औसत 5 बढ़ जाता। जितनी संख्याएं जोड़ी जाती हैं उनसे आधा औसत बढ़ता है, तो 12 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आगे चलिए। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 संख्याएं बेटा। ये लो, इनमें से पहली 5, 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना है, z है। इनका औसत z है। और औसत तो बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है। तो भैया इन 5 संख्याओं का औसत z है, तो जो क्रमागत संख्याएं होंगी, ये संख्या 1 ज्यादा होगी, ये संख्या 2 ज्यादा होगी, ये संख्या औसत से 3 ज्यादा होगी, और ये संख्या औसत से 4 ज्यादा होगी। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर मैं अंतिम 3 संख्याओं की बात करूं तो औसत हमेशा बीच वाला नंबर होता है, तो औसत हो जाएगा z+3। खत्म सवाल। आगे चलिए। कपड़े की एक रील से 125 सेंटीमीटर के 25 शर्ट पीस काटे जाते हैं। मतलब 125 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है एक शर्ट में, तो 25 शर्टों के लिए इतना कपड़ा तो उसमें से काट लिया होगा। और कह रहा है 90 सेंटीमीटर बच गया, तो इसका मतलब टोटल कपड़ा तो आपके पास इतना ही होगा कि नहीं होगा। 25 पंजे 125 का 5, 12 बच गया। 25 दूनी 50 और 12 62 का 2, 6 बच गया। 25 एकम 25 और 6 31 प्लस 90, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 का 5, 9 और 2 11 का 1 बच गया। 1 और 1 2, तो 3215 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मीटर में पूछ रहा है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देंगे तो 32.15 मीटर आ जाएगा आपके सवाल का जवाब। देखिए सर, इतनी स्पीड में क्वेश्चन कर लिए, आपको भी पेपर में इसी स्पीड से करना चाहिए, नहीं तो पेपर अधूरा रह जाएगा, पेपर नहीं कर पाओगे। खास तौर पर गणित के सवाल तो नहीं कर पाओगे। आपकी स्पीड पे काम करिए। बेसिक अगर नहीं आपका मजबूत है तो बेसिक पढ़िए, क्लासेस चल रही हैं। बेसिक आपको क्लियर कराने के लिए बहुत सारी क्लासेस हमने ली पटवारी की, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। 4th ग्रेड वाले में आओ, तैयारी करो, दोबारा से पेपर दो, देखना अपने आप में क्या निखार आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।